हेलो दोस्तों, आज हम मैथ की क्लास 33 के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम जो पार्ट पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का, वो है हमारा तीसरा भाग। इससे पहले हम दो क्लासें ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं सिंप्लीफिकेशन की। और इससे पहले टोटल हमने मैथ की 32 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाली 32 क्लासें नहीं देखी तो आपको हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए आज हम बात करते हैं आगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि सिंप्लीफिकेशन के अंदर अक्सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम के अंदर, चाहे वो एसएससी है, रेलवे है, या कोई भी स्टेट एग्जाम्स है। आज हम आगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो जो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया दोस्तों, यदि एक बटा के अंदर x प्लस एक बटा वाई प्लस दो बटा के अंदर z प्लस एक बटा चार दिया जाए, और इस सारे की वैल्यू है वो दी जाए हमारे पास 29/79, 29/79, जहाँ एक्स वाई जेड हमारे क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। एक्स वाई जेड हमारे पास क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। और हमें क्या करना है, 2x प्लस 3y माइनस जेड का हमें वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू पता होनी चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है वो आया था एसएससी मेंस के अंदर, 2020 के अंदर एसएससी मेंस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन दिया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप किस प्रकार सेल करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू पता होगी तभी हम इसके अंदर इस समीकरण में जो मान रखेंगे एक्स वाई जेड के, तो हम इस पूरे की वैल्यू बता सकते हैं। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे आपको एक छोटी सी चीज पता होगी, मैंने पहले भी बताया कि मान लो आपके पास अगर यहाँ वैल्यू दी जाए, एक बटा के अंदर एक्स दिया जाए, और कह दिया जाए कि एक बटा एक्स की वैल्यू 5/7 है, और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप अगर इधर x की वैल्यू निकाल रहे हो, यानी कि इधर अगर उल्टा कर रहे हो, 1/x का x/1 लिख रहे हो, तो इधर वाली संख्याएं भी क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास 7/5 आ जाएगी। ठीक है, ये हमने एक उदाहरण लिया है समझने के लिए कि किस प्रकार से चीजें काम करेंगी। आपको पता है कि जब इधर वैल्यू है आपका अंश बटे हर, जब इस अंश बटे हर को बदला जाता है, उलट किया जाता है एक दूसरे का, वह इसको पलटा जाता है, तो फिर ये सामने वाले जो अंश और हर होते हैं वे भी क्या हो जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं, पलट जाते हैं। अब इसी प्रकार से कुछ ऐसा कुछ ही हम यहाँ करेंगे। जैसे हमारे पास अब देखो, अगर आप वैल्यू जो दी गई है वो पूरी समीकरण के अंदर एक बटा में ये पूरी समीकरण दी गई है, तो हम मान रहे हैं कि जो ये नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला जो हमने इस सर्कल में किया है, ये सारा एक बटा के अंदर है। जब हम मान लो एक बटा एक्स को हल कर रहे थे 5/7, जब इसको एक्स बना रहे हैं, मान लो नीचे वाले पोर्शन को ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर वाले को नीचे, तो सामने वाली चीजें क्या हो रही हैं, पलट रही हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे। मान लो ये चीज एक बटा के अंदर है, जब इसको पलटेंगे तो फिर हमारे पास जो रहेगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, एक्स, एक्स प्लस में क्या बचेगा, 1/y प्लस 2/y जेड प्लस 1/4, ये बच जाएगा। लेकिन जो सामने वाली चीज है वो पलट जाएगी, 79/29 हो जाएगी। क्योंकि हमने क्या किया, सिर्फ इन संख्याओं को क्या किया हमने, जो एक बटा के नीचे वाला पोर्शन है उसको उल्टा है, तो वो सामने वाले नंबर अंश और हर है वो भी क्या हो जाएंगे, उलट जाएंगे। इसके बाद में देखो दोस्तों, हमारे पास क्या दिया गया है कि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, कि एक्स वाई जेड की जो मान है वो कितने आएंगे। जब हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। अब आपको पता है कि एक्स जो एक साइड के अंदर जो ये संख्या हमारे पास दे रखी है, एक्स प्लस के अंदर ये पूरा भाग है, ये एक्स दिया हुआ है यहाँ पे, और इसके प्लस के अंदर ये पूरा भाग दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, जो बराबर वाला हिस्सा है इसको अगर तोड़ेंगे, तो 29 को आप 79 में, अगर 79 में 29 का भाग दोगे तो ये 2 पे जाएगा, 29×58 प्लस 58 में आप कितना जोड़ोगे, 21 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 79, और बटा में आएगा 29। यानी कि हमने क्या किया, 79/29 को इस तरह से तोड़ के लिख दिया दो भागों में। और इसी प्रकार से इधर वाला जो पोर्शन है वो सेम यहाँ लिखा गया है। अब आप देख सकते हो कि x प्लस में जो संख्या दी गई है, ये पूरा 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 भाग, तो इधर आपका दो दो प्लस में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो आपका x के प्लस में है, ये पूरा पोर्शन किसके प्लस में है, यहाँ x दिया गया और x के साथ क्या दिया गया है,
प्लस दिया गया है, x के साथ प्लस है तो इधर वाला भाग 2 के प्लस में दिया गया है, तो x की वैल्यू यहाँ हमारी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब आप देखो यहाँ x वाला पार्ट हल हो गया, इसके अलावा जो भी पार्ट बचा है, इसके अलावा जो भी पार्ट बचा है, मान लो ये भाग तो हल हो गया हमारा। अब जो पार्ट बचा है उसको आप लिखोगे तो यहाँ पे कैसे करोगे, ये पूरा पोर्शन जो बचा है, ये 1 बटा में क्या बचेगा यहाँ पे, y प्लस 2 बटा में z प्लस 1/4 ये बचेगा, और ये किसके इक्वल होगा, ये 21/29 के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, 21/29 के इक्वल होगा। अब इस पोर्शन को अब आगे हल करते हैं हम। अब अब सेम वही प्रोसीजर फिर से अपनाएंगे जैसे हमने ऊपर किया था कि 1 बटा के नीचे वाले पोर्शन को जब उल्टा था तो सामने वाली संख्याएं पलट गई थी। अब ये भी पोर्शन है जो ये वाला भाग 1 बटा के अंदर नीचे दिया गया, इसको हम क्या करेंगे, y प्लस 2 बटा z प्लस 1/4 लिखेंगे, यानी कि हमने इसको पलटा, एक नीचे चला गया, नीचे जब एक जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि एक का जब किसी भी संख्या में भाग दोगे तो वही संख्या फिर वापस आ जाती है। y प्लस में 2 बटा z प्लस 1/4, लेकिन बराबर वाली संख्याएं क्या आ जाएंगी, पलट जाएंगी। यहाँ हो जाएगा हमारा 29/21 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ y प्लस है और यहाँ कुछ प्लस के अंदर संख्या नहीं बन रही, तो आप क्या करोगे, इसको फिर से जैसे हमने यहाँ पे तोड़ा था 2 + 21/29, उसी प्रकार से यहाँ इसको कैंसिल करेंगे। 29 में आप 21 का भाग दोगे तो 1 भी जाएगा, 21 से कम 21 क्या बचेंगे, 8 बच जाएंगे, 8 बटा क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो 1 + 8/21 आ जाएगा इधर वाली साइड, और इस वाली साइड में y प्लस 2 बटा z प्लस 1/4 बचा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी y की वैल्यू है, y की वैल्यू इधर है y प्लस में और इधर है 1 प्लस में, तो y की वैल्यू हो आपकी क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें z की वैल्यू बतानी है। अब जो भी पोर्शन बचा उसको आगे अब हम आगे हल करेंगे, तो एक बार इसको थोड़ा रफ करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा इतना भाग। अब हमने x और y की वैल्यू निकाल चुके हैं, अब हमारे पास जो पोर्शन बचा है उसको हम आगे हल करते हैं। एक बार इसको क्लीन करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे वैल्यू अब हमारे पास क्या बचा, 2 प्लस में, अब हम इसको इधर हल कर रहे हैं, यहाँ स्पेस कम है इसलिए 2 बटा में हमारे पास क्या बचेगा, z प्लस 1/4, और ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा 8/21 के इक्वल। ये चीज किसके इक्वल है, 8/21 के इक्वल हो जाएगी। अब हम देख सकते हैं कि ये सेम चीज है जो जो ये सेम चीज है, जैसे कि हम यहाँ कर रहे थे, पलट रहे थे संख्याओं को, वैसा ही यहाँ हम कुछ करेंगे। तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, z, ये 2 का नीचे जाएगा तो 2 का क्या होगा, डिवाइड होगा, तो z बटा में 2 हो जाएगा, प्लस में 1/8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, ऊपर वाली संख्या को नीचे और नीचे वाली संख्या को ऊपर लिखा है, तो इधर वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, 21/8 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, संख्या को पलटी है तो 2 नीचे चला गया, 2 भाग में चला जाएगा, z में 2 का भाग चला जाएगा, फिर 1/4 है तो 1/4 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 1 बटा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और जो अंश बटा हर है सामने, वो 8/21 की जगह हम क्या लिखेंगे, 21/8 लिखेंगे। अब इसके बाद हम इसको हल करेंगे आगे, तो हमारे पास z की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, इसको आप हल कर लो, एलसीएम लोगे तो इधर 8 आ जाएगा, फिर ये 4z हो जाएगा प्लस में, फिर 1 आएगा बराबर, और 21/8 हो जाएगा, फिर 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको आप हल करोगे तो ये आराम से आपका क्या आ जाएगा, z की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब दोस्तों हमारे पास क्या हुआ कि x, y और z की वैल्यू आ चुकी है, z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। अब हम देख सकते हैं कि x, y, z की वैल्यू कितनी है, हमारे पास x की है 2, y है हमारा 1, z है हमारा 5। अब इन तीनों को आप जो ये समीकरण दी गई है क्वेश्चन के अंदर, इसमें रखेंगे इसकी वैल्यू। तो एक बार क्लीन करके यहाँ इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं जो समीकरण दी गई है। समीकरण हमारे पास क्या दी गई है, 2x प्लस में 3y माइनस जेड। ठीक है, इसकी बराबर वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी, तो अब 2x की जगह कितना लिखोगे, 2, y आपकी वैल्यू है, y की कितनी है, 1, और z की वैल्यू कितनी है, 5।
2 दूना 4 हो जाएगा, 3 एकम 3 और -5, 4 और 3 7, 7 में से 5 गए 2। आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? 2। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल होगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो आप इस मेथड से, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को हल कर पाओगे। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया 32, फिर भाग दिया गया 2, फिर उसके बाद 2 का भाग लगातार दिया गया 4 बार। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो कैसे करेंगे? वैसे तो ये सिंपल है, ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है, ऑलरेडी स्टूडेंट को पता होता है, लेकिन फिर भी इसको एक बार देखते हैं करके कि एक क्वेश्चन है जो किस प्रकार से हल होगा। इसमें आप क्या करोगे कि यहाँ हमारे पास क्या दिया गया? सबसे पहले 32 दिया गया और उसके बाद में भाग दिया गया लगातार 4 बार। तो सबसे पहले 32 लिखोगे, उसके बाद जितने भी भाग दिए गए हैं उनको आप गुणा के अंदर लिखोगे। ठीक है, गुणा के अंदर क्या लिखोगे? 1/2। क्योंकि वैसे तो ये देखो भाग है तो ये नीचे की तरफ है, वैसे तो हम भाग ही करें एक तरह से, लेकिन जितनी भी संख्याएं दी जाए भाग में आपको ऐसे एक सीरीज के अंदर, तो आप सभी को गुणा के अंदर लिख सकते हो ऐसे। बटा के अंदर आपको लिखना है 1/2। जो भी संख्या है, जैसे यहाँ 3 होता तो फिर 1/3 लिखते। ठीक है, जो भी संख्या है, अगर आप किसी बटा वाली संख्या का भाग दे रहे हो तो वो पलट जाएगी संख्या। जैसे मान लो आप 32 के अंदर भाग दे रहे हो 5 का, फिर 4 का भाग दे रहे हो, तो 32 गुणा में 1/5 गुणा में 1/4 आ जाएगा। अगर आपके पास मान लो यहाँ संख्या है 32 है, ठीक है, 32 में आप भाग दे रहे हो 2/3 का, तो फिर 32 के अंदर जब गुणा करोगे तो ये 3/2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, यानी कि जब भाग करते हैं तो ये संख्या पलट जाती है। उसी प्रकार से ये चीज हमारे पास 2 दी गई है, यानी कि इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 1/2 में वापस कन्वर्ट हो जाती है। ये तो काफी बेसिक चीजें ऑलरेडी स्टूडेंट को पता होती हैं, नहीं पता इसलिए हमने आपको, अगर नहीं पता तो ये आप, इसलिए हमने बता दी इसको। अब देखो यहाँ 2 की पावर कितनी दी गई है? 4 दी गई है, तो 2 की पावर 4 होती है हमारी 16। डायरेक्ट काट सकते हो, 16 होती है तो 16 दूना 32। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो भाग के निशान दिए गए हैं इस सभी को गुणा में बदलना है। जो भी संख्या दी जाए उसको आप बटा के अंदर इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर बटा वाली संख्या दी जाए आपको, यानी कि भिन्न दी जाए, कोई फ्रैक्शन दी जाए अंश बटा हर के रूप में, जैसे 5/7 दिया या 4/5 दे दिया, तो फिर उसको आप पलट के लिखोगे गुणा के अंदर। जब गुणा करना होगा तो उस चीज को आप पलट के लिखोगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारे पास कि क्वेश्चन दिया गया कि 20 कबूतर, 10 गायें, 15 कुत्ते और कुछ भैंसे हैं। यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक है तो भैंसों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। ये एक तरह से सिंप्लीफिकेशन, जो हमारा चैप्टर है उसी का ही भाग होता है ये। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, पैरों की संख्या दी जाए तो सिरों की संख्या दी जाए, उसके अंदर कुछ कंपैरिजन दे देता है, कुल संख्या से अधिक है या कुल संख्या से कम है, तो फिर आपको बताना होता है कि भैंसों की संख्या कितनी है, गायों की संख्या कितनी है, यानी कि कोई एक चीज उनमें से पूछ ली जाती है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन है जो एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ है। ये किस एग्जाम में पूछा गया है? ये रेलवे का जो एनटीपीसी एग्जाम होता है दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ये 2021 के अंदर जब एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, तो उस एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन दिया गया था। और भी बहुत से एस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, एसएससी के एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, या अदर आपका कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम है उसके अंदर भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को दोस्तों हल करने का तरीका, आप एक तो बेसिक जो होता है कि हम एक्स वाई मान लें इन संख्याओं को, और फिर समीकरण के थ्रू हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, अगर आप शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक बन जाती है, लेकिन एक लिमिट तक ही चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप बहुत से क्वेश्चंस को हल कर पाओगे, लेकिन अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है तो फिर आप क्वेश्चंस को लिमिट तक हल कर सकते हो, यानी कि जो आपकी ट्रिक होगी वो 1 2 क्वेश्चन तक, 3 क्वेश्चन तक काम करेगी, उसके बाद में वो ट्रिक काम नहीं करेगी।
क्योंकि जो भी आजकल एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रिक्स पे बेस नहीं करते इतने ज़्यादा। कोई कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिक्स के थ्रू जल्दी हो जाता है, बट आपको बेसिक पता होगा तो आप क्वेश्चन को जल्दी भी हल कर पाएंगे, लेकिन आप क्वेश्चन को डेफिनेटली हल कर पाएंगे। सॉल्व क्वेश्चन आप कर पाएंगे, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसमें हम बात करेंगे कि बेसिक आपको जरूर आना चाहिए, ट्रिक्स के साथ साथ ट्रिक्स आए ना आए लेकिन बेसिक जरूर आना चाहिए। क्योंकि ट्रिक्स हर टाइम आपके याद रहे, एग्जाम के टाइम भी आपके याद रहे, ये ज़रूरी नहीं होता। ट्रिक्स अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं, लेकिन जो बेसिक मेथड है, जो आप बेसिक तरीका है आपका करने का क्वेश्चन को, अगर वो आता है आपको तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया। 20 कबूतर दिए गए, 10 गायें, 15 कुत्ते और कुछ भैंसें दी गई हैं। हम लिख लेते हैं दोस्तों, हमारे पास कबूतर कितने दिए गए हैं। कबूतर दिए गए हैं 20, और गाय कितनी दी गई हैं। गाय दी गई हैं हमारे पास 10। 20 कबूतर हैं, 10 गाय हैं, और कुत्ते हैं हमारे पास 15। कुत्ते कितने दिए गए हैं, 15 कुत्ते दिए गए हैं, और कुछ भैंसें दी गई हैं, और भैंसों की संख्या ही हमें बतानी है कि कितनी है। आप जो भैंसें हम निकाल रहे हैं उसको आप क्या मानोगे, एक्स मान लो, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो भैंसों की संख्या डायरेक्ट निकल आएगी। अब दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि पैरों की संख्या और जो सिर की संख्या होती है, हेड की संख्या, उसकी बात की जाती है। जब पैरों की संख्या और सिरों की संख्या की बात की जाए तो आप ध्यान रखिए कि ज्यादा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, लगभग 99% क्वेश्चंस के अंदर, कि जितने सिर होते हैं उतने ही जानवर होते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जितने भी आप हमारे जो जानवर होते हैं उनके सभी के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि 100% सभी जानवरों के एक ही सिर होगा, हो सकता है किसी जानवर के दो भी सिर हों, बट 99% जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके अंदर सभी जो जानवर हैं उनके क्या सिर, कितने सिर होंगे, एक एक सिर होगा सभी जानवर का। तो सभी हमारे जो एनिमल्स होंगे वो उनकी संख्या को बताया जाएगा, यानी कि जो सिरों की संख्या है वो कहीं ना कहीं जितने भी हमारे जानवर होते हैं उनकी संख्या को बताती है। तो हम पहले कुल सिरों की संख्या और कुल पैरों की संख्या देखते हैं, उसके बाद में हम इसको अलग से हल कर पाएंगे। तो पहले अगर हम देखें कि हमारे कुल सिर है, जो कुल हेड है, वो कितने निकल के आएंगे, तो कुल सिर हमारे कितने हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कुल सिर कबूतर, अगर 20 कबूतर हैं तो सिर भी कितने हो जाएंगे, 20। उसके बाद गायें 10 हैं तो 10 गायों के 10 सिर हो जाएंगे। फिर 15 कुत्तों के 15 सिर हो जाएंगे, और उसके पास कुछ भैंसे हैं। भैंसे हमें नहीं पता, इसलिए हम क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं। अब हम देख सकते हैं अगर इन सभी वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये आएगा 45। तो 45 प्लस एक्स, तो सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 प्लस एक्स। यानी कि हमारे एक तरह से जो जानवरों की संख्या है वो कितनी आ रही है, 45 प्लस एक्स, क्योंकि जितने सिर होंगे उतने ही हमारे जानवर हो जाएंगे। अब कुल सिर के बाद में कुल पैरों की संख्या की बात करते हैं। कुल पैर कितने हो जाएंगे। अब पैरों के अंदर कुछ कुछ जानवर तो 2 पैर वाले होते हैं और कुछ जानवर हमारे 4 पैर वाले होते हैं। अब हम देखते हैं उस हिसाब से कि हमारे जो पैर हैं टोटल वो कितने बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो कबूतर हैं, कबूतर हमारे पास 20 दिए गए हैं, और हमको पता है कि कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2। तो आप 2 × 20 लिखोगे यहाँ पे। आप क्या करोगे, 2 × 20, क्योंकि 20 कबूतरों के प्रत्येक कबूतर के 2 टांगे होंगी, तो टोटल टांगे हो जाएंगी 20 दूना 20 का डबल करोगे तो 40 टांगे। इसके बाद में नेक्स्ट प्लस, अब आपको पता है कि 10 गायें हैं तो प्रत्येक गाय के कितने पैर हैं, 4 पैर हैं, तो इसलिए आप 4 × 10 लिखोगे तो 10 चौके 40, 40 गायों के पैर हो जाएंगे। के बाद प्लस, अब आपको पता है कि 15 कुत्ते दिए गए हैं, और प्रत्येक कुत्ते की कितनी टांगे होती हैं, 4 टांगे होती हैं। तो 15 कुत्तों के कितनी टांगे हो जाएंगी, 15 × 4 यानी कि 60 टांगे हो जाएंगी। के बाद प्लस, अब लास्ट में आपके पास भैंसें दी गई हैं एक्स, लेकिन हमें पता है कि जो भैंसों की टांगे होती हैं वो 4 टांगे होती हैं प्रत्येक भैंस के, तो एक्स भैंसे हैं तो हमारी टांगे हो जाएंगी 4 × एक्स। अब आप इस सभी को जोड़ोगे, 20 दूना 40, 10 चौके 40, 40 40 80, 80 और 60 कितने हो जाएंगे, 140।
140 प्लस क्या आ जाएगा 4x, 140 प्लस 4x। इसके बाद आप देख सकते हो कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि पैरों की संख्या, यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक है, तो पैरों की जो संख्या है वो सिरों की संख्या से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 125 अधिक है, तो 125 क्या है? ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जब भी पूरी मैथ के अंदर, पूरी गणित के अंदर आपको कोई चीज किसी चीज से कम बताई जाए या कोई चीज किसी चीज से ज्यादा बताई जाए, अधिक बताई जाए, तो आप एक बात ध्यान रखिए, बात हमेशा अंतर की होती है, बात हमेशा डिफरेंस की होती है, यानी कि माइनस की बात होती है। अब आप देख सकते हैं कि जो पैरों की कुल संख्या है वो सिरों की संख्या से ज्यादा है। आप पैरों की जो संख्या दी गई है हमारे पास 140 प्लस 4x, ये हमारे पैर हैं। इसमें से जब हम सिरों की संख्या माइनस करेंगे तो सिर है हमारे 45 प्लस एक्स। इसको हम 45 प्लस एक्स को जब इसमें से माइनस करेंगे, आपका क्या आएगा? 125 आ जाएगा, क्योंकि 125 क्या है? अधिक है। तो ये संख्या किसके बराबर हो जाएगी? यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा पैरों का और सिरों का, वो क्या आ रहा होगा? 125 आ रहा होगा। जब कोई चीज किसी चीज से ज्यादा हो या कोई चीज किसी चीज से कम हो, तो बात हमेशा अंतर की होगी, बात हमेशा माइनस की होगी या डिफरेंस की होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो पैरों की संख्या है उसमें से अगर हम सिरों की संख्या को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? 125 का आएगा। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। x की वैल्यू यहाँ से जब आप इसको हल करोगे तो कितनी आएगी? x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10, यानी कि 10 आ जाएगी। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी x की 10। और हमें पता है दोस्तों कि हमें क्या बताना है? भैंसों की संख्या बतानी है। तो भैंसों की संख्या हमने कितनी मांगी थी? x। क्या माना था हमने? भैंसों की संख्या को x, और x की वैल्यू है ये 10, इसलिए भैंसें हमारी कितनी हो जाएंगी? 10। 10 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ये हमारे पास क्या दिया गया है कि यहाँ दिया गया 9, ठीक है, 9 यहाँ दिया गया जो बार दिया गया है, इस जो दो डंडे हैं इनको क्या बोलते हैं? हम बार बोलते हैं, बार। इनको क्या बोला जाता है? बार। तो हमारे पास क्या दिया गया कि 9, फिर बार लगा के साइन बार का 3 - 5, फिर -5, 4 के ऊपर फिर बार लगाया, फिर भाग 10। और इसी प्रकार से नीचे संख्याएं लिखी गई हैं। हमें इसको पूरे जो हमारा जो ये वैल्यू दी गई है इसको हमें हल करना है कि आंसर इसका कितना आएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे पास बार दिया जाता है इसका क्या मतलब होता है? इसका हमारे पास साफ साफ यही मतलब होता है कि जो भी आंसर आएगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा। इस बार का जो मतलब होता है वो होता है कि हमारा जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, चाहे वो बार के अंदर नेगेटिव आंसर ही क्यों ना आए। जैसे मान लो अगर आप 3 - 5 कर रहे हो तो आपका आंसर आ रहा है -2, क्योंकि जब 3 में से 5 को माइनस करते हो तो आंसर आता है -2। जब आप 5 में से 3 को माइनस करते हो तो आंसर आता है +2, यानी कि 2 आ जाता है। लेकिन जब इन दोनों संख्याएं हैं, चाहे आप 3 में से 5 घटा रहे हो, चाहे आप 5 में से 3 घटा रहे हो, लेकिन जब इन संख्याओं के ऊपर बार लगा दिया जाए इस प्रकार से, तो इसका मतलब है कि आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि आंसर आपका क्या आएगा? चाहे 3 में से 5 माइनस करो, चाहे 5 में से 3 माइनस करो, आपका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, प्लस में ही आएगा, +2 ही आपका आंसर होगा। यानी कि एक तरह से मतलब सिर्फ डिफरेंस से ही रह जाता है जब बार लगा दिया जाता है। चलिए अब ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये चीज़ें काम करेंगी। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ये सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया? 9 गुणा, अब आपको 3 - 5 होता है -2, लेकिन बार लगाया गया इसलिए हम क्या लिखेंगे? +2। इसके बाद में -5 दिया गया हमारे पास। कितना दिया गया? -5, तो आप -5 लिखोगे। अब -5 के बाद में आपके पास नंबर दिया गया 4, 4 भाग 10 दिया गया है। आप यहाँ क्या लिखोगे? गुणा के अंदर 4 भाग 10। इस प्रकार से अब नीचे वाला पोर्शन 5 दिया 15, माइनस का कितना हो जाएगा? 15 -2, 4 में 2 का 2 भाग दोगे कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो गुणा में क्या आएगा? 2 आ जाएगा।
ऊपर वाली संख्याएं हल करोगे तो क्या आएगा आपके पास आंसर? ऊपर वाली संख्याएं हल करोगे, 4 में आप भाग दे रहे हो, 5 दूना 10, 2 आएगा। तो 18 में से ऊपर आपका माइनस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नीचे वाला पोर्शन क्या आएगा? माइनस का 15 और माइनस का 4। तो माइनस का क्या आ जाएगा नीचे? 19। 18 में से 2 जाएंगे, कितना आएगा? 16। 16 बटे माइनस 19। इसको आगे हल कर सकते हैं हम। कैसे लिखेंगे? यहाँ माइनस 16 बटा में इस प्रकार से 19। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3 प्लस में 4, फिर ब्रैकेट के अंदर 7 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4, ऊपर बार लगाया गया है। इस क्वेश्चन को हमें हल करना है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा जो है बिल्कुल आसान है, कोई इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। हमने जो रूल पढ़ा था वी बोर्ड मास का, हमने पहली क्लास थी जो सिंप्लीफिकेशन की, उसके अंदर क्या रूल पढ़ा था? वी बोर्ड मास। तो वी का मतलब होता है विनिकुलम। वी का क्या मतलब होता है? विनिकुलम। तो विनिकुलम कहते हैं इस बार को, ऊपर जो इस प्रकार से एक लाइन लगा दी जाती है, जैसे यहाँ पे 5 माइनस 4 के ऊपर ये वाली जो लाइन लगाई गई है, ये हमारी क्या आ जाएगी? विनिकुलम। तो सबसे पहले हम इसी लाइन को हल करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा वी बोर्ड मास में वी हल होता है। तो वी यानी कि विनिकुलम हल करते हैं। चलिए इसमें लिखेंगे हम 3 प्लस 4 ब्रैकेट में 7 माइनस 6 और माइनस, अब इसको हल करेंगे तो 5 में से 4 जाएंगे, 1 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब आप लिखोगे 3 प्लस में 4, 6 में से ये 5, फिर 7 माइनस 5 रह जाएंगे। आगे 3 प्लस 4, और यहाँ 7 में से 5 जाएंगे 2, तो ये इसके साथ में क्या होता है? गुणा में। ब्रैकेट के साथ अगर कुछ भी साइन ना दिया गया और कोई संख्या दी जाए तो वो हमेशा याद रखिएगा गुणा में होती है। 4 दूना 8 और 8 और 3 कितने हो जाएंगे? 11। 11 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है हमारे पास, वो क्या दिया गया है? वो दिया गया 18 सही 3/4। 18 सही 3/4 में कितने 1/12 हैं? देखो क्वेश्चन देखने में आसान लगते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि वो पूछ क्या रहा है वास्तव में। क्योंकि जब कुछ लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन आसान होता है, जब उसकी लैंग्वेज इस तरह से बना दी जाती है तो हमें क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट नज़र आने लग जाता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा हल करने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं कि 10 में कितने 2 हैं? 10 में कितने 2 हैं? पहले इस चीज़ को समझते हैं। तो 10 में कितने 2 हैं का मतलब हो जाएगा कि 10 में अब हम कितनी बार कितने 2 निकल के आएंगे 10 से, यानी कि हम मल्टीप्लाई करें तो कितनी बार 2 निकल के आ सकता है। तो ये चीज़ हमें देखनी है, तो हम देखेंगे कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 5। ठीक है, तो हमें 2 निकालने हैं, तो हम कितने 2 निकल के आएंगे? 5 बार 2 निकल के आएंगे, क्योंकि हम जिस चीज़ का पूछ रहा है कि कितने 2 हैं, तो आप जो कितने कह रहा है उसका डायरेक्ट क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 5। 10 में 2 का भाग दो, कितना है? 5 आया, तो 5 आपके 2 आ जाएंगे 10 के अंदर। ठीक है, यानी कि ये बात कर रहा है इस तरह से। तो अब हम हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया 18 सही 3/4 में कितने 1/12 हैं। इसको पहले हल करेंगे। 18 चौके 72, 72 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 75। 75 बटा क्या हो जाएगा? आपका 4 आ जाएगा। अब इस चीज़ का हमें क्या करना है? इस चीज़ में डिवाइड करना है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन के अंदर बताया। जो भी दी जाए कि कितने 1/12 या कितनी कोई भी संख्या पूछे, तो डायरेक्ट क्या करोगे? आप डिवाइड करोगे। यहाँ बात किस चीज़ की हो रही है? भागफल की बात हो रही है। इसमें इसका भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा। इसको हमने हल कैसे करेंगे? 75/4, भाग का निशान हमेशा गुणा में बदल जाता है इस प्रकार से, तो संख्या पलट के लिख दी जाती है। 4 से आप काटोगे तो 4 तिया 12, 75 का 3 बार गुणा करोगे तो 75 तिया 225। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 225। यानी कि 18 सही 3/4 में इसने पूछा था कितने 1/12 हैं, तो 225 1/12 आ जाएंगे। थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक पेड़ प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो किस रफ्तार से बढ़ रहा है? 1/8 की रफ्तार से बढ़ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, जैसे हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं अ, जो जनसंख्या वाले क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज के अंदर। अभी हमने परसेंटेज चैप्टर किया नहीं है, ये उसी बेस को उसी टाइप का क्वेश्चन है। आगे हम परसेंटेज चैप्टर की भी बात करेंगे। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो भी संख्या यहाँ हमने 1/8 दे दिया, ठीक है। इसकी जगह अगर कोई वैल्यू दे देता है, उसके अंदर क्या होगा, जनसंख्या इतनी परसेंट बढ़ रही है, तो 2 साल बाद आप उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, उस कोई भी शहर है तो उसकी आज की या बाद की जो जनसंख्या वो दे दी जाती है। सिर्फ उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। उसमें यहाँ बस 1/8 दिया है तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो जाते हैं दोस्तों। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर पाते हो, किस प्रकार से आपको टेक्निक समझ में आती है। तो बहुत सारी टेक्निक हो जाती हैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो हमारे पास यहाँ क्या दिया गया है कि यदि आज उसकी ऊंचाई दी गई है 64 सेंटीमीटर। आज मान लो उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है और ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ता है। प्रतिवर्ष की बात की गई है। किस चीज की बात की गई है? प्रतिवर्ष। यानी कि हर साल वो 1/8 की दर से बढ़ रहा है। यानी कि 8 पे एक बढ़ रहा है, 8 पे एक बढ़ रहा है, इसका मतलब बढ़ कितना रहा है? 9/8। ऊपर जो भी होती है संख्या हमारी, वो हमारी कम या ज्यादा जो जो भी बढ़ोतरी होती है उसको दर्शाती है। नीचे वाली संख्या हमारी बेस होती है जिसको हम मूल संख्या मानते हैं। तो आगे भी इस चीज का हम यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे पास 1/8 दिया गया है, इसका मतलब 8 पे एक ऊंचाई बढ़ रही है, तो बढ़ कितनी रही है? 9। नई ऊंचाई हमारी क्या आ रही है? 9 आ रही है। तो 64 थी पहले, तो 64 पहले ही थी, तो इसका मतलब बेस वैल्यू हमारी 8 हो जाएगी। और बढ़ कितनी रही है? बढ़ने के बाद 9 हो रही है, तो हम गुणा किससे करेंगे? 9 से गुणा कर देंगे। और ये तो होगी हमारी 1 साल की, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि 2 साल बाद उसकी लंबाई बतानी है। तो ऐसा ही कुछ नेक्स्ट ईयर फिर होगा, फिर अगले साल फिर 8 पे एक बढ़ेगी तो 9 बढ़ जाएगी। तो गुणा किससे होगा? फिर भी एक 9/8 से एक बार और गुणा होगा। तो 2 साल बाद अब इसकी लंबाई देखते हैं कि कितनी हो जाएगी। 8 8 8 64, 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा। 9 9 का 9 से गुणा 81 आ जाएगा। तो 2 साल बाद इसकी जो लंबाई हो जाएगी इस पेड़ की, वो आ जाएगी 81 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक 20 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर एक दिन में 6 मीटर चढ़ता है तथा 4 मीटर फिसल जाता है, तो बताओ वह कुल कितने दिन में ऊपर चढ़ जाएगा? तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है कि कोई बंदर है या कोई एक कुआं दे दिया जाता है, उसके अंदर कोई मेंढक होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हमारी दोस्तों कोशिश यही रहती है कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवाया जाए चैप्टर के अंदर, ताकि आप एग्जाम में जाओ तो आपको हर प्रकार के जो क्वेश्चन किए हों, हम एक क्वेश्चन को रिपीट कम से कम करते हैं। यानी कि हम हर टाइप का क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवा दिया जाए, ताकि एग्जाम में जाओ तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आप देखोगे कि जितने भी हमने क्वेश्चन करवाए हैं, पिछले क्लासों में भी देखोगे तो आपको सभी क्वेश्चन अलग अलग नजर आएंगे। सारे ही क्वेश्चन जो होंगे वो अलग अलग नजर आएंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा उनमें चेंजेस नजर आएगा। चलिए, तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है, खंबे वाला क्वेश्चन। बंदर इतने मीटर चढ़ गया, इतने मीटर फिसल गया, और बाद में पूछ लिया जाता है कि वो कितने दिन में ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बस इसमें एक ही बात ध्यान रखिए, जब वो लास्ट टाइम छलांग लगाता है तो वो सीधा टॉप पे ही पहुंचता है, वापस नहीं फिसलता है। ऐसा कुछ सिस्टम याद रखना है आपको। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हल होगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम दो तीन तरीकों से हल कर सकते हैं। इसमें से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो दो तीन मेथड हो सकते हैं इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो खंबा है वो हमारा कितने मीटर ऊंचा है, तो वो है हमारा 20 मीटर ऊंचा। तो कुल ऊंचाई हो जाएगी हमारी 20 मीटर।
कुल ऊंचाई 20 मीटर हो जाएगी। कुल ऊंचाई हमारी है 20 मीटर। और अगर आप बात करोगे कि एक बंदर एक दिन के अंदर क्या कर रहा है, 6 मीटर की तो चढ़ाई कर रहा है, 6 मीटर चढ़ रहा है और 4 मीटर नीचे वापस खिसक रहा है, तो वो कितने मीटर की वास्तविक चढ़ाई हो रही है उसकी, 2 मीटर की। यानी कि जब 4 मीटर वापस आ जाएगा तो वो चढ़ेगा कितना, सिर्फ 2 मीटर ही ऊंचाई चढ़ पाएगा। प्रत्येक दिन वो 2 मीटर चढ़ेगा। अगर प्रत्येक दिन जो वास्तविक चढ़ाई है उसकी, मान लो वास्तविक वास्तविक जो उसकी चढ़ाई होगी वो प्रत्येक दिन कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। ठीक है, प्रत्येक दिन वो 2 मीटर चढ़ता है, तो ऐसा अगर वो 7 दिन करे, तो 7 दिन में जब उसकी वास्तविक चढ़ाई अगर हम देखें, तो सात प्रत्येक दिन 2 मीटर चढ़ेगा, तो 7 दिन में 14 मीटर चढ़ जाएगा। 7 दिन में कितना चढ़ेगा, 14 मीटर। लेकिन जब वो क्या होगा कि 8वां दिन आएगा, 8वें दिन वो क्या करेगा, 6 मीटर की छलांग लगाएगा। 8वें दिन में क्या होगा, क्योंकि वो जब चढ़ता है 6 मीटर चढ़ता है, फिसलता 4 मीटर है, लेकिन 8वें दिन जब वो छलांग लगाएगा, वो 6 मीटर की छलांग होगी। तो 7 दिनों में 14 मीटर चढ़ेगा, प्लस में 8वें दिन में 6 मीटर चढ़ाई और चढ़ जाएगा, तो कुल चढ़ाई वो 20 मीटर चढ़ जाएगा, और खंबा भी हमारा 20 मीटर का ही है। यानी कि वो ऊपर टॉप पे बैठ जाएगा, जो भी हमारा ये पोल है। जैसे वो चढ़ाई चढ़ रहा है, तो ये नेक्स्ट दिन जब वो छलांग लगाएगा 6 मीटर की, 14 14 मीटर के बाद में, तो वो हमारी जो छलांग होगी वो टॉप पे जाके यहाँ बंदर बैठ जाएगा, तो ये 20 मीटर का खंबा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि वो लास्ट दिन फिर वो वापस फिसलता नहीं है। वो क्योंकि हमें बात करनी है कि वो कितने दिन लगेंगे उसे ऊपर चढ़ जाने के लिए। ऊपर चढ़ जाने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, तो वो टॉप पे जाके बैठ जाएगा। ये होता है इसका जो बेसिक मेथड है, जैसे हम क्वेश्चंस को हल करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम एक मेथड और भी देख लेते हैं। चाहे आप उसको शॉर्टकट भी मान सकते हो कि चलो ऐसे शॉर्टकट भी हो गया इस क्वेश्चन को हल करने का। ऐसा शॉर्टकट तो क्या होगा दोस्तों कि इसका अब दूसरा मेथड देखते हैं। तो दूसरा मेथड हो जाएगा कि जो भी चढ़ाई चढ़ी जाती है, ऊंचाई, जो भी ऊंचाई है, यानी कि टोटल जो ऊंचाई हमने चढ़नी है, उसमें से हम क्या करेंगे कि मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे भी आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे। जो भी ऊंचाई होगी उसमें से आपको क्या करना है कि जो भी कुल चढ़ाई होती है उसको माइनस करना है। जो भी कुल चढ़ाई है उसको आप क्या करोगे, ऊंचाई में से माइनस करोगे, और भाग किस चीज का दोगे, वास्तविक चढ़ाई का। वास्तविक चढ़ाई का भाग दोगे और प्लस में 1 कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। देखो कैसे, हमें यहाँ ऊंचाई लिखनी है। ऊंचाई 20 मीटर ऊंचा खंभा है, तो 20 लिखेंगे, माइनस कुल चढ़ाई। कुल चढ़ाई कितनी चढ़ रहा है, 6 मीटर ऊंचा चढ़ रहा है, 4 मीटर नीचे फिसल रहा है। ठीक है, तो चढ़ कितना रहा है, 6 मीटर चढ़ रहा है, तो 6 को हम माइनस करेंगे, बटा वास्तविक चढ़ाई। तो वास्तविक चढ़ाई उसकी कितनी हो रही है, वास्तविक में वह 2 मीटर की चढ़ाई ही कर रहा है, क्योंकि 6 मीटर चढ़ जाने के बाद 4 मीटर नीचे फिसल रहा है, तो 2 मीटर ही वापस वास्तविक रूप से वो कितना चढ़ रहा है, 2 मीटर ही चढ़ रहा है रियल रूप में। तो 20 - 6/2, प्लस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 20 में से 6 जाएंगे 14, 14 में 2 का भाग दोगे 7, 7 और 7 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 8। तो उसको 8 दिन लगेंगे। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी क्वेश्चन को हल कर पाओगे। और भी मेथड हो सकते हैं क्वेश्चन को हल करने के लिए, जैसे आप शेष चढ़ाई निकाल सकते हो लास्ट दिन की माइनस करके, फिर भी आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे, वो भी एक ही बात है। यानी कि आप पहले 20 में से 6 को माइनस कर लो, 6 मीटर जो चढ़ाई चढ़ रहा है वो 14 बचेगी। 14 में आप क्या करोगे कि प्रत्येक दिन वो 2 मीटर की चढ़ाई चढ़ता है, तो 7 दिन लग जाएंगे 14 मीटर की चढ़ाई में, और प्लस 1 करके आप 8 दिन भी निकाल सकते हो। तो ये आपका तीसरा मेथड भी इस प्रकार से काम कर जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि किसी समूह में 15 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए। हाथ मिलाना यानी कि हैंडशेक किया उन्होंने एक दूसरे के साथ में। तो बताओ मिलाए गए हाथों की कुल संख्या क्या है, यानी कि कुल कितने हैंडशेक हमारे हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में आते हैं। चलिए देखते हैं इनको किस प्रकार से हल किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे कि हमें क्या बताना है कि हाथों की संख्या, हाथों की कुल संख्या क्या है, यानी कि कुल कितने बार हाथ हम मिलाए गए हैं।
तो जब मान लो ये कोई ए पर्सन है, हमारा ए आदमी है, ये है हमारा बी आदमी। ये जब दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, ठीक है, ये आपस में जब हाथ मिला रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो एक बार हाथ मिलाया जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग दो पर्सन फिर हाथ मिलाएंगे तो दो बार, इस प्रकार से हमें काउंट करना है। जैसे हमारे पास यहाँ कितने व्यक्ति के दिए गए हैं, यहाँ पे हमारे पास 15% दिए गए हैं, 15 व्यक्ति दिए गए हैं। कितने व्यक्ति दिए गए हैं, 15 व्यक्ति दिए गए हैं। तो इसका एक तो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, आप डायरेक्ट लगाओ और आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालना है आपने, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन आए, कुल हाथों की संख्या आपको ज्ञात करनी हो कि कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे, तो आपको एक फार्मूला यूज करना है। फार्मूला क्या होगा हमारे पास, x ब्रैकेट के अंदर x माइनस वन डिवाइड बाई 2, इस फार्मूले का यूज करोगे आप। जैसे हमारे पास x है, x हमारा हो जाएगा कुल कितने व्यक्ति हैं, x की वैल्यू हो जाएगी 15, ब्रैकेट में 15 माइनस 1/2, तो 15, 15 में से 1 गया 14, तो गुणा 14/2, 2 साते 14, 15 साती 105। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे, 105 बार हाथ मिलाएंगे। आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करना है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी हाथ मिलाएंगे संख्या निकालनी हो आपको, आप इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हो। x ब्रैकेट में है x माइनस 1/2, क्योंकि होता क्या है कि हम यहाँ -1 करते हैं फार्मूले में, क्योंकि जो 15 व्यक्ति होते हैं उसके अंदर सिर्फ 14 व्यक्ति ही आपस में, क्योंकि जो 15वां व्यक्ति होगा वो खुद से हाथ नहीं मिला सकता, क्योंकि 15वां व्यक्ति है वो जो हाथ मिलाए जाएंगे वो एक बार के अंदर जो भी हमारे, तो 14 बार ही 14 व्यक्तियों से ही हाथ मिलाया जाएगा न, 15 से हाथ नहीं मिलाया जाएगा, क्योंकि वो समय खुद से हाथ, यानी कि खुद अपने आप से हाथ कैसे मिलाएगा। तो 15 व्यक्तियों के अंदर कोई भी व्यक्ति है वो 14 अन्य व्यक्तियों के साथ हाथ मिला सकता है। तो बस आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले की मदद से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्टी में 20 व्यक्ति दिए गए थे और 20 व्यक्ति थे, उन्होंने उन्होंने एक दूसरे को कुछ उपहार दिए। कुछ क्वेश्चन तो आते हैं हमारे हाथ मिलाने वाले एग्जाम के अंदर, कई बार उपहार देने वाला गिफ्ट वाला क्वेश्चन भी आता है। तो कुछ उपहार दिए गए, तो बताओ पार्टी में कुल कितने उपहार दिए गए, कुल कितने गिफ्ट एक दूसरे को दिए गए। आपको क्या करना है कि जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है ना, पिछले वाला, कि हाथों की संख्या हमने अभी निकाला था कि हाथों की कुल मिलाए गए हाथों की संख्या क्या है, इसमें और जो गिफ्ट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, जो उपहार दिए जाते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। तो वो क्या अंतर है हमारा, अंतर ये है दोस्तों कि जब दो व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं, मान लो ए और बी आपस में हाथ मिला रहे हैं, तो वो जो हाथ मिलाने वाली संख्या है वो एक काउंट होती है, यानी कि एक बार हाथ मिलाया गया। लेकिन जब हम बात करते हैं उपहार की, गिफ्ट की, तो दो पर्सन है ए और बी। अब ये एक गिफ्ट दे रहा है और दूसरा भी एक इसको गिफ्ट दे रहा है, तो दो गिफ्ट काउंट होते हैं। तो हमारे उपहार हैं जो गिफ्ट बोलते हैं जिसे इंग्लिश के अंदर, तो कितने गिफ्ट काउंट होंगे, दो गिफ्ट काउंट हो जाएंगे। यानी कि इसके अंदर संख्या क्या आती है, इसके जो हाथ मिलाई गई संख्या है, इससे हमेशा डबल हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगी, डबल। क्योंकि गिफ्ट हमेशा एक दूसरे को दिए जाते हैं तो वो दो काउंट हो जाएंगे, यानी कि एक आदमी ए है वो दूसरे को गिफ्ट दे रहा है, एक गिफ्ट तो ये हो जाएगा, और दूसरा बी आदमी दूसरे को गिफ्ट दे रहा है तो एक गिफ्ट ये हो जाएगा। तो टोटल हमारे दो गिफ्ट काउंट हो जाएंगे। लेकिन जो हाथ मिलाने वाली संख्या है उसके अंदर एक ही बार हाथ मिलाया जाएगा, यानी कि एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो एक काउंट हो जाएगा। तो इसलिए फॉर्मूले के अंदर भी हम थोड़ा सा चेंज कर जाएंगे। तो इसके अंदर क्या परिवर्तन करेंगे कि जो नीचे वाला दो है ना, इसको हटा देंगे, को हटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, जब हमें गिफ्ट निकालने होंगे तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे x ब्रैकेट में x माइनस वन, बस इतना ही फॉर्मूला यूज करेंगे और क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में अंदर क्या दिए गए, पार्टी में 20 व्यक्ति दिए गए हैं, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, ब्रैकेट में 20 माइनस एक, तो 20 गुना में 20 में से एक गया 19, 19 गुना 38 यानी कि 380। तो 380 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कुल कितने गिफ्ट दिए गए थे पार्टी के अंदर, तो पार्टी में कुल 380 गिफ्ट दिए गए थे। बस फर्क यही है कि गिफ्ट दिए जाते हैं एक दूसरे को तो वो दो गिफ्ट काउंट हो जाते हैं, क्योंकि ए बंदा बी को गिफ्ट दे रहा है, फिर बी वाला ए को दे रहा है, तो एक एक गिफ्ट हो जाएंगे दोनों के पास, तो दो गिफ्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से जब हाथ मिलाए जाते हैं, लेकिन हाथ में क्या होता है
कि जब एक दूसरे के साथ हैंडशेक किया जाता है तो एक ही काउंट होता है, इसलिए फॉर्मूला यूज करेंगे x ब्रैकेट में x माइनस 1/2। और जब हम गिफ्ट की बात करेंगे तो नीचे वाला जो बटा के अंदर 2 है उसको हटा देंगे, तो ये हमारे गिफ्ट की संख्या डायरेक्ट निकल आएगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 की पावर 50 का आधा क्या होगा। तो क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि जो स्टूडेंट का जो बैकग्राउंड है वो मैथ से जुड़ा हुआ नहीं होता, या जिनको मैथ की बेसिक चीजें नहीं पता होती, उनको जो सोच होती है वो ये होती है कि यहाँ 2 की पावर क्या दिया गया, 50 दिया गया, तो 2 की पावर 50 का हमें आधा करना है तो 2 की पावर 25 हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 2 की पावर 25 2 की 50 का आधा नहीं होता, क्योंकि हमने ये 2 की पावर दी गई है, 2 की घात दी गई है, ना कि कोई संख्या है। अगर संख्या होती, मान लो 50 का आधा करना है आपको, तो आप 2 से डिवाइड करके 25 निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पावर की बात हो रही है तो पावर को हम डायरेक्ट इस प्रकार से हल नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं पावर वाला ये क्वेश्चन कैसे हल होगा। इसमें थोड़ा लैंग्वेज का खेल है। तो यहाँ दिया गया कि 2 की पावर 50 का आधा क्या होगा। इसमें हम क्या करेंगे कि हमने क्या करना है कि 2 की पावर 50 दी गई है, इसका आधा करना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 से भाग दे देंगे। मैंने आपको जब वो चैप्टर था जो घात का, घात वाला जो चैप्टर हमने पहले पढ़ा था, तो उसके अंदर मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। अगर आपने वो वाली क्लास में अच्छे से की होंगी तो आपको पता होगा, जब भी किसी संख्या के ऊपर कोई भी पावर नहीं होती, उस पावर को हमेशा क्या माना जाता है, एक माना जाता है। ये चीजें हमने पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने पूरी कंप्लीट क्लास से लगाई है तो आपको हर चीज पता होगी, क्योंकि हमने मैथ की छोटी छोटी चीजें सभी बता चुके हैं पहले। तो 2 की पावर 50 बटा में क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1 आ जाएगी। क्योंकि हमने क्या करना है, आधा करना है, तो आधा को बोलते हैं 1/2, तो हम डायरेक्ट इसको 2 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और नीचे वाला जो भाग है, तो ये हमने घात चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था, कि जो नीचे भाग के अंदर जो संख्या दी जाती है, जब उसको भाग के अंदर जब घातें हल होती हैं तो निशान किस चीज का आता है, माइनस का, लेकिन गुणा के अंदर प्लस का। अब ये चीज भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको नहीं पता। वैसे तो हमने ये इस टाइप का क्वेश्चन भी उसके अंदर हल किया हुआ है, लेकिन फिर से हमने लिया, ये सिंप्लीफिकेशन के अंदर भी आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 2 की पावर 50 माइनस 1, क्योंकि यहाँ हम भाग दे रहे हैं 2 की पावर 1 का, तो आधार समान है, तो पावर्स हमेशा अगर डिवाइड है तो माइनस हो जाएगी, और गुणा है तो आपकी जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। आधार समान हो तो गुणा के अंदर घातें जुड़ती हैं और भाग के अंदर माइनस होती हैं। 2 की पावर 50 में से एक गया 2 की पावर 49, तो 2 की पावर 50 का आधा हो जाएगा 2 की पावर 49, यानी कि 49। तो 2 की पावर 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन गलत क्यों होता है, क्योंकि जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या करता है, 2 की पावर 50 का आधा निकालना है, 2 की पावर 25 ऑप्शन में दिया जाता है तो वो टिक कर देता है, तो ऐसे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऐसे नहीं होता, हमें पूरा प्रॉपर मेथड के थ्रू इसको हल कर पाते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 2 की पावर 49। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक बंदूक 9 मिनट में 7 गोलियां छोड़ती है तो 1 घंटे में कितनी गोलियां छोड़ेगी। अब ऐसे क्वेश्चन भी देखने में आसान होते हैं, लेकिन गलतियां होती हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर भी। अब गलती किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन के अंदर हो जाती है, चलिए वो देखते हैं। कि जब हम ऐसे क्वेश्चन को हल करते हैं तो अंतराल होते हैं उसको हम कम या ज्यादा मान लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखो यहाँ बात किस चीज की हो रही है, कि यदि एक बंदूक है वो 9 मिनट में 7 गोलियां छोड़ती है। अब 7 गोलियां छोड़ने का मतलब हो जाएगा 6 अंतराल, यानी कि गोलियां अगर 7 छोड़ रही है तो अंतराल कितने हो जाएंगे, 6। अंतराल हमेशा एक कम होता है, अंतराल हमेशा क्या होता है, एक कम होता है। यानी कि अगर आप 7 गोलियां छोड़ रहे हैं, यानी कि मैं आपको यहाँ एक बार यहाँ हम बनाते हैं कि ये हमारी पहली गोली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। अब ये 7 गोलियां छोड़ी जा रही हैं, तो अंतराल कितने का आ रहा है, यहाँ एक, फिर यहाँ एक यहाँ पे अंतराल, यहाँ फिर अंतराल एक, एक अंतराल यहाँ पे आ रहा है और एक ये। तो हमारे जो अंतराल हैं वो कितने काउंट हो रहे हैं, वो 6 अंतराल काउंट हो रहे हैं। यानी कि इसके अंदर जो अंतराल आएगा, यानी कि अंतराल किसको बोलते हैं, गैप को, तो इसमें क्या बोलते हैं, गैप। ठीक है, तो गैप कितने का आएगा, 7 गोलियां छोड़ रहे हो तो गैप 6 का आएगा, क्योंकि जब आप पहली गोली को छोड़ोगे तो उसमें कोई समय नहीं लगता,
पहली गोली छोड़ने का कोई क्या होता है, पहली बार जब गोली छोड़ते हैं तो उसमें कोई भी समय नहीं लगता, तो इसलिए 9 मिनट में कितने अंतराल हो जाएंगे, 6 अंतराल हो जाएंगे। तो 9 मिनट में क्या हो जाएंगे, 6 अंतराल आएंगे आपकी। हमें सिर्फ गैप ढूंढने होते हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर, 9 मिनट में अंतराल आएंगे आपके 6। अब बात अगर 60 मिनट की हो रही है, क्योंकि 1 घंटे में बताना है कितनी गोलियां छोड़ रहा है, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो 60 मिनट में जो हमारे अंतराल हो जाएंगे वो 6/9 × 60, यानी कि अंतराल हो जाएंगे हमारे पास, टोटल कितने अंतराल आ जाएंगे, तो आप 6×6 = 36, 360/9, यानी कि 40 आपके अंतराल आ जाएंगे। तो 60 मिनट में 40 अंतराल होंगे, लेकिन आप क्या करोगे, इसमें एक प्लस करोगे, 40 + 1। एक प्लस क्यों करोगे, क्योंकि पहली गोली छोड़ते हैं तो उसमें कोई गैप नहीं होता, इसलिए एक काउंट होगा। टोटल 41 क्या आ जाएंगी, गोलियां 41 छोड़ी जाएंगी, गोलियां 41 छोड़ी जाएंगी, क्योंकि हमने जो अंतराल होते हैं वो हमेशा एक कम रहता है। जब आप 7 गोलियां छोड़ रहे हो तो गैप आपका 6 का रह रहा है, लेकिन 60 मिनट में जो गैप है वो 40 का है। अंतराल तो आपका 40 का है, लेकिन गोलियां आप 41 छोड़ोगे, क्योंकि 41 गोलियां छोड़ोगे तभी आपका 40 का गैप कंप्लीट होगा, क्योंकि अंतराल हमेशा एक कम होता है। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी कुछ हमारा जो क्वेश्चन है पजल टाइप का क्वेश्चन होता है, देखने में आसान लगता है, अक्सर गलतियां हो जाती हैं, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन होता है ये। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए जिसके अंदर आपको कोई एक परिवार के बारे में कहा जाए कि इसके इतने परदादा हैं, दादा हैं, बाप हैं, बेटे हैं, पोते हैं, उसको आप एक जनरेशन के अंदर कम से कम आपको युक्ति लेके उसको हल करना है, कि कम से कम पर्सन लें उसके अंदर और फिर उसको हल करें, करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू होती है वो बहुत ही छोटी होती है, लेकिन हम जब काउंट करने बैठते हैं तो हम ऐसा लगता है कि इसके अंदर बहुत सारे व्यक्ति होंगे। जैसे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है कि एक परिवार में एक परदादा, 2 दादा, 3 बाप, 3 बेटे, 2 पोता और एक पड़पोता है, तो इस समूह में केवल पुरुष हैं, तो बताओ कुल कितने व्यक्ति हैं। इसमें हमें बताना है कि टोटल पर्सन बताने हैं, कि टोटल जो पर्सन है वो कितने हैं हमारे, इसमें केवल पुरुष हैं, ठीक है, महिलाएं नहीं है, केवल पुरुष हैं, और कुल कितने पर्सन होंगे। अब लग रहा है कि क्वेश्चन देखने के अंदर की एक परदादा हो गया, 2 ये हो गए, 2 और 1 3 और 3 6, 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12, तो लग रहा है कि इसमें 12 व्यक्ति हैं टोटल, पर ऐसा नहीं है। देखिए गलती क्या होती है इसके अंदर, कि हम इन सभी को अलग अलग मान लेते हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं होते, ये सारे एक ही परिवार के अंदर होते हैं, क्योंकि जो किसी का पिता होता है वो कहीं ना कहीं किसी का दादा भी होता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं किसी का बेटा भी होता है, वो कहीं ना कहीं किसी का पोता भी होता है, तो एक आदमी के बहुत सारे रिलेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जैसे जनरेशन्स मानते हैं, मान लो एक जनरेशन ये है हमारी, पीढ़ियां मानते हैं, ये दूसरी पीढ़ी है, ये तीसरी है, और ये हमारी मान लो चौथी पीढ़ी है, तो ये हमारे पास मान लो 4 पीढ़ियां हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें बात की गई है परदादा की, इसमें क्या की गई है, परदादा की बात की गई है। तो परदादा हम किसको बोलते हैं दोस्तों, अगर आपको थोड़ा हिंदी में दिखता है तो हम बता देते हैं कि जो परदादा होता है वो होता है हमारा जो ग्रैंडफादर होता है, हमारा दादा, तो ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर हमारा परदादा होता है। जो दादा होता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ग्रैंडफादर, उसको क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर। और जो बाप होता है यानी कि जो हमारा पिता होता है वो हो जाएगा हमारा फादर, और जो बेटा होता है वो हमारा क्या होता है, सन, और जो पोता होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन, और जो पड़पोता होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन। इस प्रकार से ये हमारे जो रिलेशंस होते हैं
अब यहाँ बात हो रही है कि जब हम ऊपर वाला जो पहला है ये जनरेशन का ये बड़ा बंदा है, इसको हम अगर परदादा माने, इसको क्या माने, परदादा। क्वेश्चन में दिया गया कि एक परदादा है, तो हम इसको एक परदादा यानी कि एक ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड फादर मानते हैं, सॉरी, ग्रेट ग्रैंड फादर यानी कि ये परदादा हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो जाएगा एक परदादा। क्वेश्चन में हमें ये सारे कंप्लीट करने हैं, तो एक परदादा हो गया। अब दो दादा बनाने हैं। दो दादा कौन कौन से हो जाएंगे, जो परदादा है वो किसी न किसी का दादा हो जाएगा। ठीक है, वो किसका दादा हो जाएगा, तो ये आपस में एक दूसरे के बेटे हैं। तो ये नीचे वाला बेटा है इसका, इसका बेटा ये नीचे वाला है, और इसका बेटा ये नीचे वाला है। तो एक दूसरे के ये बाप भी हो जाएंगे। और हमें तीन बाप पूरे करने हैं, तो तीन बाप हो जाएंगे। जो नीचे वाला है पर्सन, उसके ऊपर तीन व्यक्ति हैं, तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है, बाप हैं। तो तीन बाप भी कंप्लीट हो रहे हैं, और तीन बेटे भी इस प्रकार से कंप्लीट हो रहे हैं। तीन बेटे, तीन बाप और दो दादा, एक परदादा हो गया। इसके अंदर दो दादा कौन कौन से हो जाएंगे, एक जो टॉप पे है ये परदादा किसी का दादा होगा। दादा किसका होगा, ये इस पर्सन का, जो ये वाला पर्सन है सेकंड पे, इसका दादा हो जाएगा ये बड़ा। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे वाले का दादा हो जाएगा ये बड़ा। तो दो दादा भी हमारे इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। इन चार व्यक्तियों में तीन बेटे, तीन बाप हो गए, एक परदादा और दो दादा हो गए। अब दो पोता कौन से हो जाएंगे, जिस प्रकार से ये दादा हैं तो वो दादा के आपस में क्या हो जाएंगे, पोते भी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाला पर्सन इसका क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। नीचे वाला ये पोता हो जाएगा, फिर ऊपर वाले का ये वाला क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। इसमें दो पोता भी कंप्लीट हो जाएंगे। और एक पड़पोता कौन सा हो जाएगा, जो टॉप पे है, जो क्या है, टॉप पे है। टॉप वाले का बिल्कुल नीचे वाला क्या हो जाएगा, एक पड़पोता भी हो जाएगा। इस प्रकार से ये चार व्यक्ति हैं टोटल। तो ये आंसर आ जाएगा कुल कितने व्यक्ति हैं, तो कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे, चार। चार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कुल चार व्यक्ति हैं, वो आपस में उनके रिलेशन हैं, वो उनमें से एक परदादा भी है, दो दादा, तीन बाप, तीन बेटे, और दो पोता का आ गया था क्वेश्चन में, और एक पड़पोता। तो ये सारी कंडीशंस कंप्लीट हो रही हैं। तो इस प्रकार से कुल कितने व्यक्ति हैं हमारे, कुल चार व्यक्ति हैं। चलिए दोस्तों, आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का तीसरा भाग था। और यहाँ हमारा जो ये चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन का, वो कंप्लीट होता है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए सिंप्लीफिकेशन के अंदर। जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो सारे हमने इसके अंदर कवर किए हैं। और इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट हम कुछ नया चैप्टर लेके आएंगे, कुछ अलग चैप्टर लेके आएंगे जो भी हमारे अभी तक चैप्टर नहीं कंप्लीट किए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। थैंक यू दोस्तों।